KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriddhi Nalakha and welcome back to our 40-day crash course in which we are going to revise entire syllabus of history and political science along with previous year questions, expected questions and we are going to discuss some mock questions as well. So अगर अभी तक आपने हमारे previous lectures नहीं देखे हैं, so check out the description box. You will get the link of our playlist and you can watch all the previous lectures and stay updated. Along with that, अगर आप अभी तक हमारी KP क्लास एग्जाम कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने हैं, so don't worry, WhatsApp और Telegram ग्रुप के लिंक के चैनल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे so that you can become part of our KP class community in which we are going to share with you daily quizzes, informative videos, CUET and boards के regarding कोई भी अपडेट आता है. Along with that, इन सभी लेक्चर्स की जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है उनके लिंक भी आपको मिल जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सभी लेक्चर्स की पीडीएफ्स एंड स्टडी नोट्स इज अवेलेबल ऑन आवर ऐप व्हिच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. यू कैन डाउनलोड आवर ऐप केपी क्लास एग्जाम प्रेप ऐप और द क्लास प्लस ऐप अगर आप iOS यूजर है. सो लॉग इन, अपने क्रेडेंशियल्स डालिए, फ्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे सो यू विल बी गेटिंग ऑल द स्टडी नोट्स इन द डॉक्यूमेंट सेक्शंस. अपना कोर्स चूज करिए एंड गेट एक्सेस टू ऑल दी स्टडी नोट्स. सो देखते ही देखते वी हैव कम टू डे 17. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में थीम 1 एंड थीम 2 दोनों ही बुक्स कवर कर ली थी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस colonialism and the countryside exploring official archives. इस चैप्टर को अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे and we are going to discuss each and every detail in this chapter. So let's get started. Before that, आप अपनी CUET प्रिपरेशन को हमारे साथ बूस्ट कर सकते हैं. कैसे? बिकम पार्ट ऑफ आवर उड़ान बैचेस. हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके आपके लिए ये उड़ान बैचेस लॉन्च करे हैं सो दैट यू कैन बूस्ट योर CUET प्रिपरेशन एंड दीज कोर्सेज आर अवेलेबल फॉर ऑल द स्ट्रीम्स वेदर यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमर्स एंड इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. इन जस्ट 5,000 you can complete your entire CUET preparation. आप डोमेन्स, अपने सारे डोमेन्स, लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट पूरा सिलेबस CUET का कंप्लीट कर सकते हैं. सेकेंडली, हमारे पास सारथी बैच है. अगर सिर्फ आप GT टारगेट कर रहे हैं इन विच आप जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की प्रिपरेशन आराम से हमारे साथ कर सकते हैं. आप ये परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू स्टोर सेक्शन में एंड दीज आर द बुक्स दैट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम आवर साइड्स. पॉल साइंस, इको, साइक, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इवन बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, सारे ही सब्जेक्ट्स में ये बुक्स अवेलेबल हैं. दीज बुक्स कंटेन मोर देन 1200 MCQs. सो एग्जाम देने से पहले आप कम से कम 1200 MCQs प्रैक्टिस करके जाएंगे along with previous year questions. So let's get started. ब्रिटिश रूल कोलोनियलिज्म की बात करें तो कोलोनियलिज्म मींस व्हेन अ डोमिनेंट पावर, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग कंट्री ट्राइज टू डोमिनेट ओवर अ वीकर कंट्री. सो यहाँ पे कौन सा रूल था? ब्रिटिश रूल इंडिया में देखने को मिला व्हिच डीपली इंपैक्टेड पीपल हु लिव्ड इन द कंट्री साइड. कुछ उन्होंने फॉरेस्ट लॉज बनाए, रेवेन्यू पॉलिसीज दी जिसने पूरी सिस्टम, पूरी ही जिंदगी ही पलट ली. किसकी? लोगों की. बंगाल एंड द जमींदार्स ऑफ द बंगाल, ये पहला स्टेट था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स किया था. सो सबसे पहला सेटलमेंट, सबसे पहला एनेक्सेशन कहाँ पे था? बंगाल में था बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन. एंड इनिशियल ईयर्स में इन्होंने यहाँ पे लैंड राइट्स और रेवेन्यू सिस्टम को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी थी कि इस बंगाल के एरिया में हमें क्या चाहिए? लैंड चाहिए सो दैट वी कैन ट्रेड एंड उसी ट्रेड के थ्रू वी कैन मेंटेन अ गुड रेवेन्यू सिस्टम एज वेल. अब बात कर देंगे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की. सीधा पूछा जाता है कि व्हाट इज द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ बंगाल, एक्सप्लेन. 4 मार्कर पॉसिबल है. ठीक है. सो क्या था? किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया इन द ईयर 1793. MCQ, स्ट्रेट अवे MCQ. मेन फीचर्स क्या थे? सेटलमेंट्स वर मेड विद द राजास एंड द तालुकदार्स, जिनको क्या बोलते थे हम? जमींदार. तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहीं ना कहीं एक जमींदारी सिस्टम भी था. तो ये सेटलमेंट्स कौन बनाता था? जमींदार बनाता था. कंपनी ने रिकॉग्नाइज किया जमींदार को. जमींदार क्या होंगे? लैंड के ओनर्स होंगे. तो अल्टीमेट ओनरशिप है किसके हाथ में थी? जमींदार के हाथ में थी.
So they were given permanent hereditary rights to collect the revenues. और ये क्या है? hereditary rights है, मतलब ये generation to generation pass on भी होंगे. Britishers they fixed the revenue demands which could not be increased in the future. जमींदार had to pay revenue at the fixed date. तो उन्होंने एक fixed revenue settlement किया कि इतना revenue देना है तो देना ही है और इसी तारीख को देना है. बट अगर वो नहीं दे पाते तो उनका लैंड ले लिया जाएगा और दूसरे जमींदार को बेच दिया जाएगा. तो ये एक्सेप्शन था. सो ब्रिटिशर्स थॉट दैट दे कुड इंप्रूव द रेवेन्यूज इन बंगाल बाय फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ द रेवेन्यूज एंड उन्होंने ऐसा किया. जमींदार्स वुड इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चरल लैंड्स. दिस वुड आल्सो क्रिएट अ क्लास ऑफ लॉयल जमींदार्स एंड रिच फार्मर्स. लेकिन वो बार बार रेवेन्यू देने से फेल हो गए, उनकी डिमांड्स को मीट नहीं कर पाए. क्यों? आइए रीजंस देखते हैं. पहला रीजन क्या था? क्योंकि जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा हाई थी, काफी ज्यादा रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे ब्रिटिशर्स जमींदार से. सेकेंड, इवन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाज लो, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द पेजेंट्स टू पे द जमींदार्स. अब जमींदार्स का काम क्या था? रेवेन्यू कलेक्ट करना. जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है वो कौन करेंगे? पेजेंट्स करेंगे. पेजेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि जो प्रोड्यूस था वो काफी ज्यादा लो था. अगर प्रोड्यूस ही लो है तो उनको बेचेंगे कैसे? बेच नहीं पाएंगे तो रेवेन्यू कैसे आएगा? Then regardless of the poor harvest, revenue had to be paid punctually. अगर हार्वेस्ट हुआ नहीं हुआ फिर भी आपको रेवेन्यू देना है तो देना है at any cost. Then if the payment did not come in by the sunset of the specified date, जमींदार was liable to be auctioned. अगर रेवेन्यू नहीं मिला तो आगे क्या होगा? बिल्कुल उनका लैंड को हड़प लिया जाएगा, ऑक्शन कर दिया जाएगा. Initially, the power of the zamindars was to collect the rent limited. So, जो initially जो powers थी जमींदार की काफी ज्यादा limited थी, वो expansion नहीं हुआ था. Sometimes the rich riots and jotadars deliberately did not pay the revenue because they wanted to see their power decline. अब कहीं ना कहीं एक टसल भी था जोतदार और जमींदार में. तो डेलिबरेटली जानबूझ के जोतदार जमींदार को रेंट नहीं देते थे. क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जमींदार की जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो जाए. इन्हीं रीजंस की वजह से जमींदार को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी. अब बात करते हैं, इट ऑल्सो मेड जमींदार पावरफुल. अब ऐसा ही नहीं है कि जमींदार की जो राइट्स थे वो डिक्लाइन हुए, उनको पावरफुल भी बनाया गया था इस सिस्टम ने. तो कैसे? आइए देखते हैं. Troops maintained by the zamindars were disbanded. Even zamindars lost their power to organize the local justice and the local police. The courts of the zamindars now began to be supervised by the collector. Over a period of time, the collectorate emerged as an alternative center of the authority. And जब भी zamindars fail करते थे to pay the revenues, his zamindari was auctioned. And इसकी वजह से उनकी powers and prestige क्या हो गई? कम हो गई. तो ये क्या है? इम्पैक्ट है कि अगर जमींदार की पावर डिक्लाइन हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके साथ क्या किया. अब उसी टाइम पे एक क्लास इमर्ज हुई थी जिसे कहते थे जोतदार्स. 18th century there was a rise of a new class called जोतेदार्स. They were rich peasants. कौन थे ये rich peasants थे जिन्होंने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया विलेजेस में and they began to rise and they began to exercise control over the poor sections of the people in the villages. Their rise weakened the authority of the zamindars. This is due to the following reasons. कैसे? जोतेदार्स had acquired vast areas of land. They controlled local trade and money lending exercises greater control over the peasants of the villages. जमींदार कहाँ रहते थे? वो टाउन्स में रहते थे. जोतेदार्स lived in the villages and वो poor peasants को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे थे. Sometimes they also prevented the revenue collectors of zamindars from executing their duties and delayed their payments to them. And धीरे धीरे began to appointed as the villager in the headman. And finally धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू? हेडमैन बनना शुरू कर दिया था. So straight away question आता है, what were the reasons responsible for the new class which was जोतदार्स? उनका राइज कैसे हुआ? तो उनके रीजन स्टेट करिए. So in villages, zamindars distributed the revenue demands and collected revenues from the peasants. The raiyat or the cultivator had to pay rent. किसको देंगे? जमींदार को देंगे. जोतेदार उन्होंने क्या करा? वो फार्मर्स को लोन देना शुरू कर दिया. एंड जो रैयत थे
they cultivated some lands and gave out the rest to the the Rayyats on the rent, and because the Rayyats cultivated the fields of the Rayyat, they paid rent to the Rayyats. तो एक क्या है, एक विशेष साइकिल क्रिएट होना शुरू कर दिया। अब जमींदार की बात करें, इन्होंने सरवाइव करना कैसे शुरू करा। इनिशियली तो बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, बट स्टिल दे मैनेज टू सर्वाइव एंड द जमींदारी कोलैप्स तो नहीं हुई। इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी जमींदारी सिस्टम हमें कोलैप्स होता हुआ नहीं दिखा था इस टाइम पे, ठीक है। तो क्या थे, रेवेन्यू डिमांड्स बहुत हाई थे। इनको पता था कि इनकी जो पॉलिसीज है, इनके स्टेट्स हैं, इनकी जो रियल एस्टेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं ऑक्शन होने वाला है, ठीक है। सो एक एग्जांपल है राजा बुर्दवान, when faced the problem, faced with the possible auction of his land, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया जमींदारी to the mother and as the company decreed the property of the woman could not be taken over। तो इन्होंने फायदा उठाना शुरू कर दिया कि बोला था कि अगर वुमेन के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है उसको नहीं हम ऑक्शन करेंगे और नहीं उस पर कब्जा करेंगे। तो ये एग्जाम्पल था, उन्होंने इस चीज से बचने के लिए क्या किया। So at the time of auction, the zamindars men manipulated the auctions. They bid for the property, outbidding the other purchasers, but they refused to pay the amount, and the land had to be auctioned again. तो ये क्या था, एक उन्होंने चालाकी से उसको क्या करा, सरपास करना कोशिश कर। This process was repeated several times, exhausting the state and the bidders at the auction. Finally, that land was sold at a lower price back to the zamindars. तो इस रीजन की वजह से जमींदार वर एबल टू सर्वाइव। So in case an outsider bought the land, he was attacked by the men of जमींदार। कि अगर किसी बाहर वाले ने ऑक्शन में लैंड को खरीदा तो वो क्या करेंगे, जमींदार के आदमी उन पे अटैक करेंगे, हमला कर देंगे। So जमींदारी had a sense of identity and pride. It was not easy to displace. उनको हटाना बहुत मुश्किल था। In the beginning of the 19th century, even the prices of agricultural land rose, and zamindars became powerful as well. It was only during the Great Depression in the 1930s that their authority collapsed and the jotadars became powerful in the countryside. अब बात करते हैं फिफ्थ रिपोर्ट की। स्ट्रेट अवे 8 मार्कर / 4 मार्कर में पूछा जाता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन है, और ये क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिफ्थ रिपोर्ट क्या था, सबमिटेड एक डॉक्यूमेंट था। सिलेक्ट कमेटी ने 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया था, प्रेजेंट किया था, सबमिट किया था। किस पे फोकस किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स में, उनके रेवेन्यू कलेक्शन और जुडिशरी, ठीक है। सो द रिपोर्ट कंसिस्टेड ऑफ 1002 pages, and which about 800 pages contain the petition of the रैयत एंड द जमींदार्स, ठीक है। तो इस वजह से ये डिबेट बन गया इन इंग्लैंड कि आगे क्या करना है, एंड रीजंस देखते हैं। वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स इन ब्रिटेन alleged that ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गवर्निंग इंडिया इन अनजस्ट मैनर। काफी अदर ट्रेडिंग कंपनीज ने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप ना फेयर नहीं हो जब आप इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हो। एंड उस टाइम पे हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली देखने को मिलती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ ट्रेड करेगी ब्रिटिशर से, और कोई कंपनी ट्रेड नहीं करेगी। सो देयर एक्चुअल इंटेंशन वाज टू अपोज ईस्ट इंडियाज मोनोपोली, क्योंकि अगेन ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, सिर्फ इकलौती कंपनी फ्रॉम द ब्रिटिश लैंड, सिर्फ वही इकलौती कंपनी इंडिया और चाइना में ट्रेड कर रही थी, और दूसरी कंपनीज को ट्रेड करना अलाउड ही नहीं था। तो ऐसा माना भी जाता है कि इस रीजन की वजह से इन्होंने इसको अपोज किया। Even they wanted the revocation of the royal charter which gave the monopoly of the East India Company. Groups of many private traders wanted a share in Indian trade and the British industrialists wanted to open Indian markets for the British manufactured goods. Again वही बात आ जाती है, इस monopoly को क्या करना चाहते थे, हटाना चाहते थे। Information regarding companies mismanagement in India was debated. एंड ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पे ना करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, और जो ऑफिशियल्स है ना वो अपनी पॉकेट भर रहे हैं, जेबें भर रहे हैं, एंड एक्चुअली जो प्रॉफिट है कंपनी तक पहुंच ही नहीं पा रहा, तो कंपनी लॉस में जा रही है। एंड 18th सेंचुरी की बात करें, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फाइनली काफी एक्ट्स पास करे ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को रेगुलेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एक्ट वॉज द रेगुलेटिंग एक्ट, देन चार्टर एक्ट हर 20 ईयर्स में पास ऑन होना शुरू हो गए थे। क्रिटिसिज्म
बताया जाता है कि फिफ्थ रिपोर्ट में इन्होंने कुछ रीजंस बताए एंड वो क्रिटिसाइज हुई, तो देखिए क्यों होती है. इट फील्स दैट द रिपोर्ट एम्ड एट क्रिटिसाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, thus exaggerated the fall and the traditional zamindari power. It also overestimated the scale on which the zamindars were losing their land, which was not the case. So even during the auction, zamindars were not always displaced. ऐसा नहीं था कि auction के टाइम पे ही जमींदार को पूरा का पूरा हटा दिया गया, तो इस वजह से वो क्रिटिसाइज भी करी गई थी. अब राजमहल हिल्स में एक और क्लास की बात, एक ट्राइब की बात करते, पहाड़ीज. तो उनका देखते हैं कि राजमहल हिल्स भी बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था उस टाइम पे, एंड द हिल फोक्स वर नोन एज द पहाड़ीज. फ्रांसिस बुचानन, he was a physician who served in the Bengal medical service in India. ये फ्रांसिस बुचानन का जो एमसीक्यू है ये सीयूईटी में पूछा जा चुका है कि प्राइमरीली कौन थे, तो ये फिजिशियन थे. He traveled through the Rajmahal hills in the 19th century. He considered these hills as impenetrable and the people as hostile, कि बहुत एंगर है. So पहाड़ीज लिविंग इन द राजमहल हिल्स, ये फॉरेस्ट पे डिपेंड होते थे फॉर देयर प्रोड्यूस. दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कलेक्टेड महवा फॉर द फूड एंड रेज द सिल्क ककून्स. पल्सेस मिलेट्स कंजम्पशन के लिए ग्रो करते थे, एंड दे लिव्ड इन द हटमेंट्स विद इन द टैमराइन ग्रूव्स एंड रेजिस्टेड द इंट्रूशन ऑफ आउटसाइडर्स, की आउटसाइडर्स हमारे एरिया में बिल्कुल अलाउड नहीं है. बात करेंगे, इन्होंने एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स को रेड किया. क्यों? क्योंकि राजमहल एक ड्राई रीजन था एंड रेडिंग वाज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, एंड क्योंकि यहाँ पे कमी थी सारी रिसोर्सेज की, इसलिए सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी था, एंड अपनी पावर वो खोना नहीं चाहते थे. जमींदार पे रेगुलर ट्रिब्यूट टू द पहाड़ी टू बाय पीस, तो उन्होंने पीस एस्टैब्लिश करना जरूरी समझा. Traders also gave a small amount of money to them as a charge passing through the roads which were used by them. तो उन्होंने भी क्या करा, एक स्मॉल अमाउंट एज अ टोकन उन्होंने देना शुरू करा. अब 18th सेंचुरी की बात करें, ब्रिटिश began to encourage forest clearing in this expanded cultivation to maximize their revenues. This brought the Paharis in conflict with the British. तो फॉर्मर ने क्या करा, इंक्रीज देयर रेड्स एंड कैरिंग अवे द ग्रेन्स एंड द कैटल. तो ब्रिटिशर्स को ये सप्रेस करने में काफी परेशानी हुई थी. 1770 की बात करें, यहाँ पे ब्रूटल एक्सटर्मिनेशन देखा गया पहाड़ीज का, चेजिंग इन किलिंग देम, एंड यहाँ पे उन्होंने फॉलो करी द पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन. This gave the annual allowance to the Pahari chiefs and asked them to maintain discipline among their people. Keep no more atrocities, no more killing, just be normal. And many chiefs refused the allowance. Later, they withdrew deep into the hills. Britishers not only brutally subdued the Paharis but also snatched away their land in the forest. They destroyed their way of life. So as the Paharis withdrew into the hills, the Santals, encouraged by the British, occupied the area, cleared the forest and began cultivating. So in the next part, we're going to discuss about the Santals. And let me again reminding you of our Udan batches, in which you can complete our entire CBT preparation with us, and you will be getting all the possible help from our side. So I hope you like this lecture. I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Thank you. KP classes dedicated to excellence.